क्योंकि सर ये काफी, मतलब मैं इनको सुपर हिंदूज बोलता हूँ, हम कह रहे थे ना जी कि इसका जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से वक्फ की जो है वो इस वक्फ लॉ में आ रहा है। अदरवाइज आपको प्रोविजन पता है क्या इसका शरीयत एक्ट का, द मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रैकेट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 सेक्शन 2, इसका एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स सेक्शन 2, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ओके, notwithstanding any custom or usage to the contrary in all questions save questions relating to agricultural land। आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड क्यों बाहर की गई थी इसमें से? जिससे कि जमींदार जो है वो अपनी जमीन जिसको चाहे उसको बेच सके, नहीं विल कर सके, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तो विल्स के रूल दूसरे हैं ना। हाँ, बेटी अगर है तो आप बेटी नहीं कर सकते खाली, या आप जो करनी पड़ेगी, आपको अपने भाई को करनी पड़ेगी, इसको करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, ऐसे। इसीलिए जमींदारों ने और आपके आलिम उलमा ने एग्रीकल्चरल लैंड इससे बाहर रखी थी। आप जितनी भी एस्टेट्स हैं बड़ी देख लीजिए, हमीदुल्लाह खां भोपाल, सैफ का, मैं पूछने वाला था वही आपसे, इफ यू डोंट माइंड मी पुट सैफ का, ये जो सैफ वाला केस है, ये दादी का, सैफ की दादी का पिता साजिदा सुल्तान का, हमीदुल्लाह खां, हमीदुल्लाह खां ने अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी। कैसे? कांट बी डन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये है इसमें कैच। उन्होंने ना केवल ये कैच किया था भाई, मजे की बात ये है ये लोग कहते हैं कि साहब हम शरीयत से चलेंगे। मजे की बात यह है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसका सेक्शन 3 पढ़ लो आप, बहुत मजे का है। इसका सेक्शन 3 कहता है पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन, ठीक है, और उसमें कहता है कि भाई a person qualification prescribed है उसमें, who is a Muslim and other resident and this and that competent may by declaration in the prescribed form, so बहुत ध्यान से सुनना, and filed before the prescribed authority declare that he desires to obtain the benefit of the provisions of this section। समझ रहे हैं ना आप? provisions of this section, and thereafter the provisions of section 2 shall apply to the declarant and all his minor children and their descendants as if in addition to the matters enumerated therein। अब सुनो catch, adoption, wills and legacies were also specified। मतलब समझे आप इसका? मतलब समझे कि नहीं समझे ये बताओ भाई। समझे सर? यही समझ में आया कि भैया ऐसा है, हम तो गधे हैं अपने देश में और कुछ नहीं है। ये है साहब कि अडॉप्शंस, विल्स और लेगेसीज जो कि पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं वो आप पर तभी अप्लाई होंगे जब आप डिक्लेयर करेंगे कि साहब हम चाहते हैं ऐसा। चाहते हैं नहीं यार, एक्चुअली ना मेरे को इस केस में अप्लाई करनी है, तो ये तो सर मतलब ये कि अडॉप्शन जो है जिसने डिक्लेयर नहीं किया, विच एलिट्स में आई कैन गारंटी यू 99% जो अशराफ है उसमें से 99% ने किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, सारे के सारे अडॉप्ट कर सकते हैं, विच इज अगेंस्ट दी मुस्लिम लॉ। क्यों? डिक्लेरेशन नहीं किया। विल्स, नॉर्मल विल्स जैसे हम और आप जो विल्स लिखते हैं उस तरह की विल्स लिख सकते हैं, मुस्लिम लॉ में विल्स जो है वो अलाउड नहीं है। उसमें तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही हिस्सा जाएगा सबका। तो भाई साहब ये अगेन अशराफ का फॉर्मूला था, अशराफ के लिए सेक्शन 2 कंपलसरी, जिसमें
महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के सारे अधिकार ले लिए, अपने सारे अधिकार सुरक्षित रखे। अब इसमें वक्फ भी है साहब, तो बताया था आपके वक्फ जो है ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा कि नहीं, आपको पढ़ा? हाँ, तो वक्फ जो है वो सेक्शन 2 में है, आप हटा लो वक्फ लॉ तो ये शरीयत एक्ट से गवर्न हो जाओगे, विच इज वर्स, क्योंकि उसमें तो काजी सारे निर्णय करेगा। तो इसलिए जो भाई लोग जो कहते हैं ना, उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, वो इमोशनल बात कहते हैं। ठीक है, इमोशनली उनका बात ठीक है कि साहब हमारा नहीं है सनातन बोर्ड तो उनका क्यों हो वक्फ बोर्ड। नहीं, सनातन बोर्ड तो मैं सर शुरू से लेकिन बोल रहा हूं। उनको जो कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि साहब ये शरीयत एक्ट जो है इसको भी खारिज करो, क्योंकि उनकी डिमांड का कोई मतलब नहीं है जब तक ये शरीयत एक्ट जो है वो स्टैट्यूट पे है। तो ये यूसीसी में शरीयत एक्ट तो गायब हो जाएगा। ये सेक्शन 2 का जो महिलाओं के ऊपर जितना भी है वो सारा गायब।